अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने मॉडल पेपर 2025 के हवाले से बात करना है। उसमें फिजिक्स के सेक्शन को आज हम लोगों ने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा, मॉडल पेपर्स के हवाले से अगर पिछले सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूं तो बिल्कुल इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, इस जैसे सवाल आते हैं। और जब से अभी तक नया कोर्स आया, नई बुक्स आई हैं, बच्चों से ये देखा गया है कि मॉडल पेपर का ताल्लुक ज़्यादातर आपके बुक के ही सवालात से होता है। तो वो तमाम सवालात जो कि बिल्कुल बुक से एज इट इज़ हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसका मैं हवाला आपको दे दूंगा, वो आप बुक से देख सकते हैं। ऐसे सवालात जिनके लिए थोड़ा सा ट्रिक्स हैं और उसको सॉल्व करना ज़रूरी है और बुक में वो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको आज के सेशन में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास सेक्शन ए है और ये एमसीक्यूज का सेक्शन। और एमसीक्यूज जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यूज हमारे पास टोटल 17 एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। और उस 17 एमसीक्यूज में तमाम क्वेश्चन को आपने क्या करना है भाई, अटेम्प्ट करना है। अब पहला सवाल अगर मैं आपके बारे में आपसे डिस्कस करूं तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहा है और पूछता है सॉलिड एंगल की यूनिट के बारे में। अगर बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सवाल है। और चैप्टर नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर तुम्हारे पास 27 पर ये एमसीक्यूज मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और पेज नंबर 27 पे एमसीक्यूज मिलेगा और ये एमसीक्यूज नंबर 3 है, तुम्हारे बुक से रिलेटेड है। और सॉलिड एंगल के लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसका एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेडियन, ठीक हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 2 पर बात करूं ना, तो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पे अगर मैं डिस्कस करूं जो कि पैराबोलिक पाथ होता है, उसके टॉप पर अगर हम डिस्कस करें ना, तो आपसे पूछता है एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे पास क्या होता है, तो इसके लिए अगर देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड एक एमसीक्यूज दिया हुआ है तुम्हें, जिसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और ये बात हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो या किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों, कांस्टेंट होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो देखो मैक्सिमम मिनिमम जीरो और एक जी वाला फैक्टर आएगा। और ये जैसे कि अभी मैं आपसे कह रहा था, चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज है और पेज नंबर 55 में एमसीक्यूज नंबर 7 देख लेंगे। तो ये पेज नंबर आपके पास 55 और इसका एमसीक्यूज नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो आपको बुक में एज इट इज सवाल मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चों, अगला सवाल देखोगे। अगला सवाल हमारे पास कुछ यूं है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी। अगेन ये बुक से रिलेटेड है और इसमें पेज नंबर 71 का एमसीक्यूज नंबर 7 है ये। और इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के लिहाज से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इसको मैं कुछ ऐसे डिस्कस कर सकता हूं आपके लिए कि 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन 100। और ये चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज से अगर मुझे कोई काइनेटिक एनर्जी निकालने बोले तो उसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। ऑब्वियसली आपने अपने थ्योरी क्लासेस में ड्यूरिंग इसको लाजमी सॉल्व किया होगा। इसको सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करा देता हूं। यहाँ पर 20% इंक्रीज हो रहा है और ये एन है मेरा बेटा, तो इसको अगर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा ना तो 2 इंटू 20 अगेन प्लस इधर 20 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा और नीचे 100। अब अगर आप इसको सॉल्व करें ना मेरे बच्चों, तो दिस इज व्हाट वी हैव 40 प्लस ऊपर 400 और नीचे बेटा 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 40 प्लस 4 और ये 44%। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे शहजादों ये 44%, ठीक है। होप यू गॉट द कंसेप्ट अच्छे तरीके से और बहुत ख्याल से, बहुत तरीके से इसको जो है ना डील भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और आपको वर्ड बाय वर्ड याद भी होना चाहिए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बुक के एमसीक्यूज के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो छाजाओ पे हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बुक के एमसीक्यूज के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस जोन में हमारे चैप्टर टेस्ट में हर चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद है, पीटीज मौजूद हैं। और हर चैप्टर के मजे की बात है 2-2 पीटीज मौजूद होंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को भी आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, फायदा हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अ मैन
with his arm at his sides is spinning on the light frictionless turntable। टर्नटेबल पे हो रहा है। अच्छा, एक टर्नटेबल पे वो मूव कर रहा है हाथ ऐसे ऐसे, और वो मूव कर रहा है। अगर वो आउट स्ट्रेच कर दे अपने हाथ को, ऐसे आउट स्ट्रेच कर दे, तो आउट स्ट्रेच करेगा तो होगा क्या, तो उसकी कंडीशन में अगर आपको याद रखो, ये रोटेशनल वाला चैप्टर है, मेरे ख्याल से ये चैप्टर नंबर 4 है, और बिल्कुल सही है। अब चैप्टर नंबर 4 में देखोगे तो इसमें बोलता है कि जब वो अपने हाथ को स्ट्रेच करेगा तो क्या होगा। तो ऑप्शन क्या गिवन है तुम्हारे पास, ऑप्शन गिवन है एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो तो एक अलग है, इंक्रीज वाला फैक्टर ही नहीं आ सकता। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट वाली बात भी सही नहीं है। हिज रोटेशनल इनर्शिया भी गलत है, लेकिन सही मानों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला फैक्टर वो रिमेन सेम होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम। तो इसको आप देखोगे तो आपके पेज नंबर 95 में ये एमसीक्यूज मिलेगा मेरा बेटा, पेज नंबर 95 में ये एमसीक्यूज मिलेगा, और ये रिलेटेड होगा क्योंकि रोटेशनल वाला है, तो पेज नंबर 95 में आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 होगा ये, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं मेरा बेटा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यू होता है, और ये माइनस जी एम अपॉन, और यहां पर बन जाता है आर, और इसको अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, ये एम है, एम प्लैनेट और ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स हाइट। तो ये कंडीशन देख लेंगे, ये है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड होगा, और चैप्टर नंबर 5 में आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 होगा, पेज नंबर 120 पर, पेज नंबर 120 पर एमसीक्यूज नंबर 9 होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास क्या है। अच्छा, अब हमारे पास है मेरे बच्चों इस तरह से कि वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द अदर। तो एरिया डबल हो गया। उसके बाद व्हेन द पिस्टन एट द स्मॉलर, व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाय डेल्टा पी। अगर स्मॉलर पिस्टन पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डेल्टा पी, द प्रेशर एट द लार्जर पिस्टन। तो अगर हम लोग ने डिस्कस करना हो ना मेरे बच्चों, तो ये प्रेशर वाला फैक्टर पास्कल्स लॉ से आता है, चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड अगर आपने नोट किया। तो चैप्टर नंबर 6 में आपके पास पास्कल्स प्रिंसिपल है, और वो ये कहता है कि प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर एक पिस्टन की तरफ इंक्रीज हो रहा है डेल्टा पी, तो दूसरे की तरफ भी डेल्टा पी इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज बाय डेल्टा पी। चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है ये एमसीक्यूज, पेज नंबर 138 का एमसीक्यूज नंबर 4 है, पेज नंबर 138 का एमसीक्यूज नंबर 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, a skydiver falls through air at terminal velocity, the force of air resistance on him। फोर्स, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स उसके ऊपर कितना होगा। तो एक स्काई डाइवर है, जब वो छलांग लगाएगा और एयर रेजिस्टेंस का जो होगा, तो वो बेसिकली हमारे पास एयर रेजिस्टेंस अपठस होगा और वेट इसके डाउनवर्ड हो जाएगा, और वेट डाउनवर्ड के बराबर का मतलब ये हो गया कि जब टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा तो अपठस फोर्स जो उसके ऊपर लगने वाला और वेट दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसके ऊपर ये बेसिकली हमारे पास एयर रेजिस्टेंस का फोर्स और इसका वेट दोनों बराबर होगा, इक्वल टू हिज वेट। ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, और पेज नंबर 158 पे एमसीक्यूज नंबर 6 देखोगे, एमसीक्यूज नंबर 6 होगा पेज नंबर 158 में, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं रेफरेंस भी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, और यह आपकी आसानी के लिए मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये सवाल और इन जैसे बहुत सारे सवालात को ढूंढना आसान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, तो आपके पास चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड एक चार्ज का सवाल आया, और बोलता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस इन एयर इज एफ
इफ एयर इज रिप्लेस बाय अ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर। तो ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे फोर्स रिड्यूस टू पूछ रहा है, तो ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी दो स्टैटिक चार्ज के दरमियान में कोई मीडियम आएगा तो ऑब्वियसली उनके दरमियान में फोर्स कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय द फैक्टर, तो ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ये एमसीक्यूज नंबर 8 मिलेगा पेज नंबर 180 पर, पेज नंबर 180 पर एमसीक्यूज नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 ही है ये, ठीक है। कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डायरेक्ट करंट। और ये चैप्टर नंबर ये कैपेसिटर का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से हटकर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला 8 है और कैपेसिटर जो है चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 का ये देखोगे एमसीक्यूज नंबर 10 मिलेगा पेज नंबर 195 पर, पेज नंबर 195 पर ये एमसीक्यूज नंबर आपको 10 मिलेगा। उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल अगर नोट करोगे तो तुम्हारे पास अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए, मीन सवाल देख के ही लग रहा है कि ये डीसी सर्किट का चैप्टर नंबर 10 का सवाल है, ठीक हो गया। उसके बाद ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में कट कर दिया गया। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, तो कट करने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिमेन्स सेम। और चैप्टर नंबर 10 से ये रिलेटेड एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज नंबर 10 है पेज नंबर 222 का, पेज नंबर 222 में एमसीक्यूज नंबर 10 नोटिस करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों क्या है, आ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes with the change in temperature is called, तो हीट सेंसिटिव डिवाइस एक और उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इसको हम पढ़ते हैं थर्मिस्टर, इसका राइट ऑप्शन होगा थर्मिस्टर। और ये एमसीक्यूज नंबर 9 है पेज नंबर 122 का, इसी सेम चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारे पास ये है, दिस वेरिएबल हैज जीरो वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन। इनमें से जो गिवन चार आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो नोटिस करो एक्सेलरेशन एक ये है, एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और मुझे जितना याद आ रहा है कि ये तुम्हारे बुक में एज इट इज सवाल गिवन नहीं है ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर मैं नोटिस करूँ ना तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या होता है, क्योंकि मीन पोजीशन पे स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पर वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्पीड जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्पीड, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इफ अ बॉडी ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी गिवन है, ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, देन द ऑसिलेशन आर कॉल्ड, इस ऑसिलेशन को क्या कहेंगे, तो इसको फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। और ये भी चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है और ये भी चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है, लेकिन ये बुक का सवाल है और ये बुक का सवाल नंबर आपके पास है मेरे बच्चे एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 है पेज नंबर 245 पर, पेज नंबर 245 पर आपको मिलेगा ये सवाल। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बच्चा हमारे पास अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ यूं है कि इफ VA, VH और VM आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाइड्रोजन, गैस एंड मेटल एट द सेम टेम्परेचर, अगर VA स्पीड ऑफ एयर या हाइड्रोजन और मेटल, किसी भी गैस का, एक गैस है उस पे स्पीड गिवन है एयर पे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ साथ और उसके बाद हमारे पास मेटल है, तो बोलता है क्या है, टेम्परेचर अगर सेम होगा तो वेलोसिटी की तरतीब क्या होगी, स्पीड की तरतीब क्या होगी। तो मुझे अगर स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आपसे बात करना है तो स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली मेटल में सबसे ज़्यादा होगा, मेटल में सबसे ज़्यादा होगा, इसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, VM सबसे ज़्यादा होगा, तो VM वाला फैक्टर तो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, तो ये और ये वाला सेक्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास MHA ये मिल जाएगा,
राइट ऑप्शन। मेटल के ऊपर जो स्पीड है सबसे ज़्यादा है, फिर हाइड्रोजन है और सबसे कम एयर पे होगा। ये चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है और 12th में MCQs नंबर 3 मिलेगा, पेज नंबर 272 पर MCQs नंबर 3 तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपसे अगर मैं डिस्कस करूँ ना मेरा बेटा, तो बोलते हैं कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन डिफ्रैक्ट फ्रॉम द गैप ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -15, मतलब फेम्टोमीटर से। और इन तमाम वेव्स में जैसे आपके पास माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट वेव है, रेडियो वेव है और इंफ्रारेड है। इन चारों ऑप्शन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, इन चारों ऑप्शन में आपके पास एक माइक्रोवेव ऐसा है जो फेम्टोमीटर पे भी आपके काम करता है। अच्छा, फेम्टोमीटर पे अगर ये काम कर रहा है तो फेम्टोमीटर से आपके पास क्या बनेगा मेरे बच्चों? फेम्टोमीटर से ये चैप्टर नंबर 13 का सवाल है, रिलेटेड चैप्टर नंबर 13 है ये, एज इट इज बुक का कॉपी पेस्ट MCQs नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आहिल सेपरेटेड या सेपरेट्स आ टेलीविजन ट्रांसमीटर फ्रॉम आ हाउस, द ट्रांसमीटर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हाउस बट स्टिल द TV इन द हाउस हैज अ गुड रिसेप्शन, दिस वेव फिनोमिना मेक इट पॉसिबल। इनमें से कौन सा वेव फिनोमिना ये पॉसिबल है कि इसकी वजह से ये काम हो सकता है? अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है तुम्हारे पास, देखो भाई। तो इसमें तुम्हारे पास सही ऑप्शन मौजूद हैं, एक है कोहेरेंट वेव है, डिफ्रैक्शन वेव है, और तुम्हारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव के साथ साथ, और लास्ट में क्या है, रिफ्रैक्शन वेव है। तो अगर आप नोट करोगे तो कोहेरेंट तो हमारे पास इंटरफेरेंस वाले फिनोमिना में है, बिल्कुल ऐसे ही है। डिफ्रैक्शन वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफ्रैक्शन वेव बिल्कुल बेंडिंग इफेक्ट वाली बात होगी, तो ये तुम्हारे पास आएगा डिफ्रैक्शन वेव, सही जवाब होगा। और ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 13 का MCQ नंबर 7 है, पेज नंबर 301 पर। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे आखिरी सवाल है हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव। कैरियर वेव में ये बिल्कुल एंड वाले चैप्टर में जाओगे ना बेटा 14 में, तो उसमें ये मॉड्यूलेशन वाला चैप्टर है और उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। और इसका राइट ऑप्शन भी मॉड्यूलेशन है। चैप्टर नंबर 14 में देखोगे तो पेज नंबर आपको 320 का MCQ नंबर 5 मिलेगा, पेज नंबर 320 का MCQs नंबर 5 मिलेगा। ये वो MCQs का पोर्शन था मेरे बच्चों जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करना था और अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर भी लिया। इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे बात करूँ ना इसके सेक्शन बी पर, तो सेक्शन बी में अगर मैं देखा हूँ ना तुम्हें, तो सेक्शन बी में कुछ तुम्हें ये मामला ऐसे देखेंगे। सेक्शन बी आपके पास शॉर्ट सवाल मिलेगा पहले, और ये बात ध्यान में रखना कि इसमें आपके पास 9 पार्ट क्वेश्चन गिवन वो अटेम्प्ट करने होंगे और गिवन होगा तकरीबन 14 क्वेश्चन आपके पास गिवन होंगे तमाम। ऑब्वियसली तकरीबन 5 सवाल आपके पास चॉइस का होगा। अच्छी बात ये होती है कि बच्चों ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम न्यूमेरिकल के पोर्शन को अटेम्प्ट कर लें। बच्चे की ख्वाहिश भी ये होती है कि उसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं, बस आसान अल्फाज में ये। लेकिन अगर देखा जाए तो 9 के 9 न्यूमेरिकल नहीं आते, आगे तो वेल एंड गुड है, आगे तो वेल एंड गुड है। अब पेपर भी 2 बनते हैं, एक मेडिकल इंजीनियरिंग का अलग पेपर बनेगा और एक पेपर बनेगा कंप्यूटर साइंस का। तो अब इम्पॉर्टेंट वाला फैक्टर तो हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो चुका कि पहले हम ये बता सकते थे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा नहीं है, तो अब पहले ऐसी बात तो नहीं होती, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ख्याल कर लीजिएगा। दूसरा ये, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको देखोगे पहला सवाल अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो पहले सवाल में तुम्हें क्या मिलेगा, डिफाइन स्केप वेलोसिटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्केप वेलोसिटी। ये तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड एक थ्योरी का सवाल गिवन है। इसमें एक फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का अंडर रूट 2gm, अंडर रूट 2mg नहीं, अंडर रूट 2gm अपॉन r, ये एक फॉर्मूला आपके पास आएगा। इसको ड्राइव करने के लिए बोल रहा है, तो ये आप थ्योरिटिकल सवाल है, इसको ऑब्वियसली आपने थ्योरी पढ़ते हुए ये सवाल को ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा चैप्टर नंबर 5 से।
नेक्स्ट उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, चैप्टर नंबर 6 से पास्कल्स लॉ है। अच्छा, अगर ये शॉर्ट सवाल है तो एज इट इज आ जाएगा पास्कल्स लॉ, इसका डायग्राम बनाना होगा, चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड आप सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी सवाल को लॉन्ग में पूछने की कोशिश करेगा तो लॉन्ग में इसके साथ हो सकता है कोई एक इसकी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, इसमें से कोई सा भी एक दे दे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड एक सवाल आया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब देखोगे डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डेल वी अपॉन डेल आर, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इस पर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना मेरे बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड सवाल है और इसको हम कह सकते हैं इट इज व्हाट वी हैव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सवाल यहां से भी तुम्हारे पास थ्योरी का सवाल आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क पावर एनर्जी वाली बात आ रही है। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसको प्रूव करने के लिए ये वर्क पावर एनर्जी से चैप्टर नंबर 5 का एक सवाल बन गया आपके पास। ठीक है, शॉर्ट सवाल होगा और शॉर्ट सवाल को शॉर्ट सवाल की तरह ही आपने सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है तो थ्योरी सवाल में कोशिश करना है कि जितना सवाल आपसे पूछ रहा है उतने ही जवाब आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या है बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ, चैप्टर नंबर 10 का है। और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में अगर देखोगे किरचॉफ का, तो एक करंट लॉ है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से वोल्टेज लॉ कहलाता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है करंट वाला और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास वोल्टेज लॉ कहलाता है। तो ये चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड एक शॉर्ट सवाल है आपके पास। इसके साथ साथ देखोगे प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल आएगा और एक डायमेंशनली ये दोनों फॉर्मूला आपने ऑब्वियसली लाजमी चैप्टर नंबर 1 में अपने थ्योरी की क्लासेस में सॉल्व किया होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, नेक्स्ट सवाल अगर हमारे पास डिस्कस करूँ ना मेरे बच्चों, अ टर्टल मूव फ्रॉम द ओरिजिन विथ स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू द हॉरिजॉन्टल। बोलता है क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्टल 10 सेकेंड्स लेटर और हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकेंड। ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, नोट कर लेना, ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.2 है मेरे बच्चों। अच्छा, बुक का हवाला या रेफरेंस मैं इसलिए बार बार दे रहा हूँ तो ऐसे सवालात को आपने अपनी थ्योरेटिकल क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, देखा होगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक गोल्फ बॉल है, एक्सर्ट्स एन एवरेज फोर्स ऑफ 800 न्यूटन ऑन अ गोल्फ बॉल फॉर कितना मेरे बच्चों, 0.02 सेकेंड्स के लिए। तो एक एफ गिवन है तुम्हारे पास, दूसरा डेल्टा टी गिवन है। इसी के साथ साथ कंटिन्यू करो। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज व्हाट वी हैव द 40 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फाइनल स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल। बॉल का एक्सपीरियंस कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इम्पल्स का फॉर्मूला जे होता है बेटा और ये होता है एफ डेल्टा टी। और इसको नोटिस करोगे तो आपके पास एफ है 800 और डेल्टा टी है 0.02। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 16 और 16 हमारे पास न्यूटन सेकंड आएगा, ये जे इम्पल्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये बुक से थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन एज इट इज नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था इसको भी ऐसे ही सॉल्व करा देना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारे पास इस तरह से है कि द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर above the surface of earth, what is the orbital velocity of the space station। ये आपके स्पेस स्टेशन वाला सवाल है। तो स्पेस स्टेशन में सवाल नंबर 9 आ गया ना, तो
स्पेस स्टेशन से अगर आपको नोटिस करो ना, ऑर्बिटल स्पीड वाला सवाल है, बिल्कुल ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड होगा। तो चैप्टर नंबर 4 से अगर देखोगे तो ये एग्जाम्पल नंबर 4.5 है। एग्जाम्पल नंबर 4.5 होगा ये, ठीक है, आपके बुक में उस पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे नंबर 10 में कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ड्रॉप ऑफ द ऑयल, और ये रेडियस गिवन है एक, उसके बाद फॉलिंग थ्रू एन एयर एट अ टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास है, विस्कोसिटी गिवन है, और इसी के साथ साथ डेंसिटी गिवन है। अच्छा, इसमें सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, इसको मैं भी सॉल्व कराता हूँ। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। इसमें अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 6 और पाई की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, पाई की जगह 3.142, और इसी के साथ साथ ईटा आपके पास गिवन है, और ईटा कितना गिवन है मेरे बच्चों, विस्कोसिटी 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और इसी में आपके पास रेडियस गिवन है 0.1 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिलीमीटर में गिवन था, और ये वीटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी वाली बात वैसे रहने दो। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी से अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ना, तो तुम्हारे पास वीटी निकालने का क्या तरीका है मेरा बच्चा, तो ये हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का 2 रॉ ये जी आर स्क्वायर अपॉन 9 ईटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर लूँ ना मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़ 2 रॉ की वैल्यू, डेंसिटी गिवन है ऑब्वियसली, और ये 850 है, इसको 850 रहने दो, और ये 9.8 हो जाएगा, और ये 0.1 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, और ईटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी गिवन है मेरा बेटा, विस्कोसिटी में 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने से तुम्हारे पास इसका आंसर तकरीबन 0.0121 मीटर पर सेकेंड। इसको एक दफ़ा पॉज कर लो, और पॉज करके सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद फिर मेरे साथ शेयर कर लो, ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। होप के बच्चों आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसको राइट आंसर एक दफ़ा आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अच्छा अब अगला सवाल देखोगे मेरे बच्चों, सवाल नंबर 11 में देखो, 3 रजिस्टर से 1, 2 एंड 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ द combination is connected in a battery of EMF 24 volt having negligible internal resistance, obtained the potential drop across each resistor। अच्छा, ये सवाल अगर आप देखो ना, ये चैप्टर नंबर आपके पास 10 का बुक प्रॉब्लम नंबर 4 है, बुक प्रॉब्लम नंबर मेरे बच्चों 4 है ये सवाल एज इट इज, क्योंकि बुक में यकीनन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसका पेज नंबर 223 नोटिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला सवाल है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 200 जूल। उसके बाद व्हाट इज व्हेन इट इज ड्रॉप इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 160 जूल, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट द एयर ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें ये हो जाता है कि नॉर्मल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना अगेंस्ट द हमारे पास से एयर रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है, तो एयर रेजिस्टेंस में तो वो नेगेटिव होगा, पहली बात तो ये कंफर्म कर लो। और दूसरा अगर मैं आपको नोटिस कराऊँ ना, तो इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आएगा टोटल एनर्जी अगेंस्ट द टोटल वर्क डन वाली बात आएगी। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको तुम्हें सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर वो वर्क डन वाली बात आ जाए ना आपसे, तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पर है वो कितनी है मेरे बच्चों, ये 200 जूल था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बेस पर है और ये 160 है। अगर मैं वर्क डन के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ये बेस पर है और ये टॉप पर है, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 160, तो ये सॉल्व हो कर आएगा बच्चों 40, और इसके साथ क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द एयर है तो -40 जूल आना चाहिए इसका सही जवाब, तो इसका जवाब होगा -40 जूल। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अगला सवाल देखोगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद है नंबर 13 में, a source of sound and listener are moving towards each other with a velocity 0.5 times of v, मतलब 0.5 times of v और 0.2 times of v स्पीड ऑफ साउंड वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ हमारे पास साउंड है तो एक vs है, ये वाला vs है और ये वाला v नॉट है। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 2000 हर्ट्ज, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू लिसनर। ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 12.3 है। चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 12.3 है, बुक से रिलेटेड सवाल है तो इसको सॉल्व करने की अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे। ठीक है, अच्छा सेक्शन बी का आखिरी सवाल देखोगे बच्चों, सेक्शन बी का आखिरी सवाल ये है कि इन अ न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 16 ब्राइट रिंग is this centimeter and the fifth bright ring, और ये हमारे पास 0.346 सेंटीमीटर है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेवलेंथ, ये चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड ये एग्जाम्पल सवाल होगा, एग्जाम्पल नंबर 13.3, तो नोट कर लोगे ये भी एग्जाम्पल नंबर 13.3 है। तो इसको अच्छे तरीके से बच्चों, इस ऐसे सवालात और इन जैसे बहुत सारे सवालात को आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ पास पेपर से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट वगैरह भी है, इसको भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उसका PDF आपके साथ शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके इसी पेपर का सेक्शन सी है, और इस सेक्शन सी पे अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, देखो बेटा, एक तो 3 सवाल दिए हुए होगा, उसमें से आपको 2 सवाल करना है और हर सवाल के 2 पार्ट होंगे। तो पहला सवाल इस तरह से है कि डिफाइन पोजीशन वेक्टर, एड वेक्टर a1 a2 मेकिंग एंगल θ1 θ2 विद द हॉरिजॉन्टल बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। ठीक है, लॉन्ग सवाल है, 8 नंबर का आएगा। उसके बाद स्टेट बर्नौलीज प्रिंसिपल और ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। ये बल्कि चैप्टर नंबर 6 नहीं होगा, 7 होगा, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को डिफाइन करो और एक एक्सप्रेशन ड्राइव करो फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 कंडीशन है, एयर एज अ मीडियम और फिर एक डायलैक्ट्रिक मीडियम की सूरत में इस्तेमाल कर लो। ये चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड एक और सवाल आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, लॉन्ग सवाल होगा और दोनों हेडिंग को अलग अलग आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एग्जाम में ख्याल ये रखना है क्या दोनों पूछा गया, एक पूछा गया, जितना पूछा गया उतना ही लिखना होगा। उसके बाद क्योंकि ई मार्किंग में तो अब तो अगर ई मार्किंग वाली बात आ जाती है तो फिर आपको बहुत सिलेक्टिव होकर जितना पूछा गया उतना ही काम लिखना। अच्छा, व्हाट आर द, सवाल नंबर 4 का पार्ट भी है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, और ड्राइव न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्वियसली लॉप्लास करेक्शन है, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड एक और सवाल आपके पास 8 नंबर का आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सवाल आया, फॉर अ पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसके प्रोजेक्शन अलॉन्ग द वन ऑफ इट्स डायमीटर एग्जीक्यूटिंग SHM, और ये चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड एक और आपके पास लॉन्ग सवाल भी बन गया। नेक्स्ट उसके बाद यंग डबल स्लिट आ गया मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 13 का है, जिसमें फ्रिंज स्पेसिंग के लिए आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर दी है, तो ये चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड एक और लॉन्ग आया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल ये रखिएगा कि इस डिस्कशन को ज़रूर देखो, वो सवालात जो कि बुक्स से में मौजूद नहीं है उसको हम लोग ने उसके सॉल्यूशन को भी देखा है, MCQs को भी डिस्कस कर लिया, और जितना भी मैंने आपको रेफरेंस दिया उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसी के साथ साथ
प्रिपरेशन पेपर जो है उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा छाजों की तरफ से, तो इंशाल्लाह वो प्रिपरेशन पेपर से आपको सॉल्व करना और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत आसानियाँ होंगी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।